नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित के सरावनी, फाउंडर एंड डायरेक्टर अनुसंधान अकेडमी सिविल लाइन्स इलाहाबाद। आप सब लोगों का अनुसंधान अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे वो एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड दैट इज न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन कहा जाए तो ये एक कैसे न्यूक्लियरिज्म या न्यूक्लियर बॉम्ब के रूप में बनता है और किस प्रकार से हम न्यूक्लियर बॉम्ब को कंट्रोल कर सकते हैं या बॉम्ब बनने से रोक सकते हैं। तो यहाँ पर यूरेनियम के संबंध में हम अध्ययन करेंगे कि उसके एक अणु के द्वारा कितनी क्षमता प्राप्त होती है और उसको हम कंट्रोल करके किस प्रकार से मानव विकास के कार्यवाही में लगा सकते हैं। तो यूरेनियम के एक अणु का एक न्यूट्रॉन द्वारा विखंडन किया जाता है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको यूरेनियम के विषय में पढ़ाया था, थोड़ा सा उसका एक रिकैप करूंगा। यूरेनियम क्या है ये मैंने आपको बताया था। यह एक गैर जीवाश्म ईंधन है जो गैर अक्षय ऊर्जा का एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत है। गैर अक्षय ऊर्जा यानी कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब है कि काफी लंबे समय तक जिस ऊर्जा को हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं तो काफी लंबे समय तक हमें वह ऊर्जा मिलती रह सकती है, उसे हम गैर अक्षय नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में कहते हैं। इसे परमाणु ऊर्जा के नाम से भी जाना जाता है। परमाणु ऊर्जा का मतलब न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी इसलिए कहते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है, न्यूक्लियर यानी यहाँ पर हम एटम्स का प्रयोग करते हैं। एटम के अंतर्गत जो छिपी हुई ऊर्जा है उसका प्रयोग किया जाने की वजह से इसे परमाणु ऊर्जा का नाम दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यूरेनियम जो है यूरेनस ग्रह से के नाम पर पड़ा और इसमें ये पृथ्वी के गर्भ में काफी हद तक मौजूद है, काफी बड़ी मात्रा में पृथ्वी के गर्भ में है। 1 किलो यूरेनियम जो है वो प्राकृतिक यूरेनियम के विघटन से लगभग 20 टन ऊर्जा, कोयले की ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि 20 टन कोयला बराबर 1 किलो यूरेनियम। तो 20 टन कोयला और 1 किलो यूरेनियम इक्वलेंट की स्थिति है। यूरेनियम की खोज वैसे तो जर्मन वैज्ञानिक मार्टिन क्लोगॉर्फ ने सन 1779 में 1789 में किया। यूरेनियम का विखंडन जिस संयंत्र से किया जाता है उसे रिएक्टर कहते हैं। अब एक जिसमें हम रिएक्टर की बात करें तो रिएक्टर में हम नियंत्रित रूप से एक विखंडन श्रेणी प्रतिक्रिया को अपनाते हैं। यानी एक प्रकार से कहा जाए तो एक कंट्रोल्ड फिशन चेन रिएक्शन को अपनाते हैं जिससे कि हम एनर्जी को कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और फिर उसके माध्यम से हम उस एनर्जी को बाद में विभिन्न विकास की क्रियाओं में लगा सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ये कैसे न्यूक्लियर फिजन को रोका जाता है या किस प्रकार से हम उसे रिएक्टर में सेव करते हैं। तो देखिए, विखंडन होता है यूरेनियम का और विखंडन उपरांत 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। जब किसी एक न्यूट्रॉन से हम यूरेनियम के एक अणु को तोड़ते हैं तो 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं और फिर ये 3 न्यूट्रॉन जो है आसपास के अन्य जो यूरेनियम एटम है उनको विखंडित करते हैं। प्रत्येक अणु के विखंडन से बड़ी मात्रा में ऊर्जा का निकलना होता है। यदि विखंडन को नियंत्रित क्रम में किया जाए तो परमाणु संयंत्रों के माध्यम से इसकी ऊर्जा के द्वारा हम टरबाइन को रोटेट करके बिजली उत्पादित कर सकते हैं। पर यदि इसे अनियंत्रित रूप से विखंडित होने दें तो फिर यह परमाणु बम का रूप ले लेती है। अब आप समझ सकते हैं कि परमाणु बम का रूप ले सकता है और परमाणु बम एक प्रकार से विखंडन है यूरेनियम के अणुओं का। तो थोड़ा सा यहाँ पे बोर्ड पे चलेंगे और इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे न्यूक्लियर विखंडन को होते हुए रिएक्टर में हम कैसे इसे रोक सकते हैं, किस प्रकार से हम इसे सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो बोर्ड पे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे न्यूक्लियर फिजन होता है। तो न्यूक्लियर फिजन पे चलेंगे। तो यहाँ पर मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ जिसमें मैं आपको शो कर रहा हूँ कि ये एक न्यूक्लियर का यूरेनियम का एटम है और ये यूरेनियम एटम मान लीजिए कि इसे विखंडित कर दिया गया किसी एक न्यूट्रॉन के द्वारा। इस यूरेनियम एटम को हमने एक न्यूट्रॉन से विखंडित किया। तो जैसे ही हम इसे विखंडित करेंगे ये 3 यूरेनियम ये कहिए कि 3 न्यूट्रॉन
को निकालेगा, यानी विखंडन के उपरांत 3 न्यूट्रॉन इससे निकलेंगे। अब ये तीनों न्यूट्रॉन आसपास स्थित यूरेनियम को विखंडित करेंगे, आसपास स्थित यूरेनियम को विखंडित करेगा। नाउ जैसे ही एक यूरेनियम विखंडित होगा, फिर उसमें से 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे जो कि आसपास स्थित यूरेनियम को विखंडित करना शुरू करेगा। तो मान लीजिए ये कुछ यूरेनियम है जो आसपास है, ये विखंडन होना शुरू हो जाएगा। नाउ अगेन जैसे इसका विखंडन होगा, ये अगले चरण में फिर और भी न्यूट्रॉन निकालेगा। अब एक ट्री के रूप में आप देख रहे हैं, जैसे ट्री की शाखाएं हैं, ब्रांचेस हैं, वैसा यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में लिख रहा है। अब जैसे इनका विखंडन होगा, विखंडन पे एनर्जी निकलेगी। तो यहां पर ये समझिए कि एक एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी। मैं एक रेड लाइन क्लिक कर रहा हूं जो एनर्जी को शो कर रहा है। हर चरण में एनर्जी रिलीज हो। अब ये जो रेड लाइंस हैं, ये एक्चुअली एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इससे ये पता चल रहा है कि अगर इस प्रक्रिया में हम यूरेनियम के और अणुओं को टूटने की इजाजत दे दें, तो ये धीरे धीरे एनर्जी जो है इसकी लेवल बढ़ती जाएगी। एनर्जी एट अ सडन बढ़ेगी, काफी तेज गति से एनर्जी का उत्पादन होगा, जिससे कि विखंडन होना शुरू हो जाएगा, विस्फोट होना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एनर्जी एक लेवल तक अच्छी लगती है। जैसे मैं एक एनर्जी से आपसे बात कर रहा हूं, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दैट यूरेनियम एक एटम बम बनाने का प्रयोग किया जाता है। इतनी एनर्जी में आपको मेरी आवाज बहुत ही क्लियरली सुनाई दे रहा है, बहुत ही बेस्ट रूप से समझ में आ रहा है जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। लेकिन अगर मैं इसी चीज को कुछ ऐसे बोलूं, यूरेनियम का एक एटम बम बनाने का प्रयोग होता है, अब आप समझ सकते हैं कि मैंने इतनी जोर से बोला, इसका मतलब मैंने ज्यादा एनर्जी लगाई, और जब मैंने इतनी ज्यादा एनर्जी लगाकर बोला तो वो आपके कान के लिए नाशक हो। अभी मैं इससे भी ज्यादा जोर से बोलूं तो जाहिर सी बात है, इतनी ज्यादा एनर्जी विखंडन, इतनी ज्यादा एनर्जी विस्फोट के रूप में काम करेगी, और ये आपके लिए बहुत खतरनाक हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से एक लेवल में एनर्जी हमारे लिए ठीक है, पर एनर्जी का प्रयोग एक बड़े पैमाने पर एक साथ किया जाना खतरनाक है। यही स्थिति कुछ एटम बॉम्ब में होता है। यूरेनियम के अणुओं को तोड़ा जाता है, यूरेनियम के अणु टूटना शुरू करते हैं, एक न्यूट्रॉन से इसको प्रक्रिया शुरू हो जाती है और यह टूटता है। उसके बाद अगले चरण में ये और भी न्यूट्रॉन रिलीज करते हुए और भी यूरेनियम को जो आसपास में है उसको तोड़ना शुरू करता है। अब अगर यूरेनियम की मात्रा ज्यादा है तो एनर्जी भी बड़े स्तर पे निकलने लगेगी, और ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, एक एट अ टाइम होगा, तो वो विस्फोट का रूप धारण करेगा। 1 किलो यूरेनियम 20 टन कोयले की एनर्जी पैदा कर सकती है। 20 टन कोयले की एनर्जी अगर कुछ मिनटों में आपके सामने अचानक उत्पन्न होगा तो वो कैसा विनाशकारी कार्य करेगा। एटम बम के संबंध में कहा जाता है कि 7 किलो यूरेनियम एटम बॉम्ब उत्पन्न करता है। 7 किलो यूरेनियम एटम बॉम्ब को जन्म देता है। यानी एटम बॉम्ब विनाशक है, विखंडन है, बड़े पैमाने पे नुकसान करता है। अब ये हुआ यूरेनियम का वह स्वरूप जिसके माध्यम से हम एटम बॉम्ब का निर्माण होते हुए देखते हैं। लेकिन क्या सिर्फ यूरेनियम एटम बॉम्ब के लिए प्रयोग किया जाता है?
तो यह बात गलत है। यूरेनियम में ऊर्जा है और उस ऊर्जा को हम अगर सेव कर लें प्रॉपरली तो हम इस ऊर्जा का प्रयोग करके बड़े विकास के कार्य कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एनर्जी हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन है, बिजली का उत्पादन है, बिजली है, इसको उत्पादित करने के लिए हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो कोयले हैं, हमारे पास रिसोर्सेज पानी है, हमारे पास रिसोर्सेज बहुत से अन्य हैं जिससे कि हम बिजली को उत्पादित करते हैं, जिसमें हम टरबाइन को रोटेट करते हैं। अब टरबाइन को रोटेट करने से एनर्जी पैदा होती है। अगर इस टरबाइन को रोटेट करने के लिए कोई परमानेंट एनर्जी ऐसी उत्पन्न हो, ऐसा रिसोर्सेज हो जो लंबे समय तक एनर्जी दे और ऐसा संसाधन जो कम संसाधन लगे, यानी कि कोयला बहुत कम लगे या बहुत एनर्जी रिसोर्सेज संसाधन कम प्रयोग करके हम एनर्जी को हमेशा रोटेट करते हैं। अगर हम टरबाइन को न चाहते रहेंगे तो एनर्जी पैदा होती है, लेकिन टरबाइन को अगर हम न चाहेंगे तो जाहिर सी बात है मानो एनर्जी बहुत लगेगी। इस प्रकार से इस ऊर्जा को ट्रैप कर लिया जाए और इस ऊर्जा को ट्रैप करके एक मात्रा में टरबाइन को नचाने के लिए उसे दिया जाए तो यूरेनियम की ऊर्जा काफी लंबे समय तक टरबाइन को रोटेट कर सकती है, जिससे एनर्जी पैदा हो सकती है और बिजली पैदा किया जा सकता है। तो पावर हाउस बनाए जाए। तो इस प्रकार से यूरेनियम आधारित पावर हाउसेस बनाए गए जिससे बिजली पैदा किया जाए। अब बिजली पैदा करने का ये सबसे आसान रास्ता है और इस प्रकार से इसका प्रयोग करके हम बड़े पैमाने पे एनर्जी पैदा कर सकते हैं। तो फिर प्रश्न उठा कि इसे हम कैसे सेव करें, कैसे हम इससे रिसोर्स को लोकेट करें, हम किस प्रकार से इसकी एनर्जी को सेव करें और फिर आवश्यकता अनुसार एनर्जी को निकालें। फॉर एग्जाम्पल आप जनरेटर, आप इन्वर्टर में एनर्जी को सेव कर लेते हैं और उसके बाद जब लाइट डिस्कनेक्ट हो जाती है, बिजली चली जाती है, तो हम इन्वर्टर की एनर्जी का प्रयोग करते हुए अपने घर में ऊर्जा देते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से इसे सेव करने की आवश्यकता है। सेव कर ले तो इसकी ऊर्जा को हम बचा सकते हैं और इसकी ऊर्जा को लंबे समय तक प्रयोग कर सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि हम इसको सेव कैसे करें। तो सेव करने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स का प्रयोग किया जाता है। अब न्यूक्लियर रिएक्टर्स कैसे वर्क करते हैं, यहां पर एक दृष्टिकोण से देखिए कि मैं यहां से कुछ चीजों को मिटा दूंगा। मैंने कहा कि यह एक यूरेनियम एटम है और इस एक यूरेनियम एटम पर हमने न्यूट्रॉन का बॉम्बार्डिंग किया। उसके बाद इससे 3 न्यूट्रॉन निकले। ये तीनों न्यूट्रॉन आसपास के यूरेनियम एटम को विखंडित करेंगे। राइट सेट। अब इस यूरेनियम एटम के विखंडन से और न्यूट्रॉन निकलेंगे, लेकिन हमने ये किया कि हमने साइड में प्लेट्स लगा दी, न्यूक्लियर रिएक्टर में जैसा किया जाता है। लेड या क्रोमियम के प्लेट्स लगा दी। तो सपोज करिए कि यहां पर प्लेट लगी है, अब ये प्लेट्स एक्चुअली अनसैचुरेटेड एलिमेंट्स हैं, अतृप्त, ये एक प्रकार से प्यासे हैं। अब जैसे यहां से एनर्जी निकलेगी, न्यूट्रॉन आगे बढ़ेंगे, अगले यूरेनियम तक पहुंचने से पहले ये प्लेट्स उन्हें अवशोषित करेंगे। तो ये प्लेट क्या कार्य करेंगे कि इस न्यूट्रॉन को एब्सॉर्ब कर लेंगे। अब यहां पे 3 न्यूट्रॉन था, तो 3 न्यूट्रॉन में 2 न्यूट्रॉन इस लेड या क्रोमियम के प्लेट द्वारा एब्सॉर्ब कर लिया। एक न्यूट्रॉन को हमने आगे बढ़ने दिया। ये एक न्यूट्रॉन आगे फिर एक यूरेनियम से टकराएगा, एक यूरेनियम के अणु से, और तुरंत ही रिलीज करेगा 3 न्यूट्रॉन, और ये तीनों न्यूट्रॉन में 2 न्यूट्रॉन फिर एब्सॉर्ब कर लिए जाएंगे
और उसके बाद अगली प्रक्रिया में फिर यूरेनियम के एक अणु से मुलाकात करेगा और इस प्रक्रिया में हमने आगे भी रॉड लगा रखी है जो लेड और क्रोमियम के रॉड हो सकते हैं। जैसे ही ये फिर विखंडन होगा 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे और आप देख रहे हैं कि जो न्यूट्रॉन्स हैं ये न्यूट्रॉन समाहित हो जा रहे हैं, एब्जॉर्ब कर लिए जा रहे हैं इस लेड और क्रोमियम के प्लेट के द्वारा। और हमें एनर्जी अब कितनी मिल रही है? 1 पॉइंट एनर्जी हर बार रिलीज हो रही है और इस छोटी सी एनर्जी को हम सेव कर लेते हैं। अभी क्या था कि हमारे सामने अचानक बड़े पैमाने पे विस्फोटक एनर्जी पैदा हो रही थी, जैसा कि पिछले मैंने डायग्राम में दिखाया था। अभी क्या है, हमारे सामने ये एनर्जी एक लिमिटेड अमाउंट में निकल रही है, तो ये लिमिटेड अमाउंट में एनर्जी हम सेव कर ले रहे हैं, जिसके माध्यम से हम लिमिटेड एनर्जी को उपयोग में लाएंगे और यूरेनियम को भी बचा लेंगे, क्योंकि अब क्या है, यूरेनियम भी केवल एक अमाउंट ऑफ यूरेनियम ही प्रयोग होगा, बाकी यूरेनियम को हम सेव कर लेंगे। तो इस प्रकार से सजाना, इस प्रकार से चेन रिएक्शन, इस प्रकार से क्या है, एक नियमित कंट्रोल करके हमने एक श्रेणी रिएक्शन किया, इसे कहते हैं कंट्रोल चेन रिएक्शन। ठीक है, यानी हमने कंट्रोल करके, नियंत्रित करके चेन रिएक्शन किया, जिससे यूरेनियम के माध्यम से एनर्जी उत्पादित किया गया और फिर इस एनर्जी को हम सेव कर लिए और फिर आवश्यकता अनुसार इस एनर्जी को हम ला अपने प्रयोग में। ये मैंने अभी आपको बताया कि कैसे यूरेनियम के माध्यम से एनर्जी को पैदा किया जाता है। क्लियर? अब प्रश्न करें कि कितनी मात्रा में यूरेनियम विश्व में मौजूद है, किन देशों के पास यूरेनियम कितना है। तो अगर इस दृष्टिकोण से देखें तो विश्व में सबसे ज्यादा यूरेनियम ऑस्ट्रेलिया के पास मौजूद है। यूरेनियम का जो सर्वाधिक भंडार इस समय विश्व में है वो ऑस्ट्रेलिया के पास है। क्या स्थिति है? विश्व में संपूर्ण यूरेनियम का 31% ऑस्ट्रेलिया के पास है, परंतु यह मात्र 11% ही संवर्धन करता है। कजाकिस्तान के पास लगभग 13% के पास, कजाकिस्तान के पास इस वक्त 14% के पास इसका भंडार है, जो कि मात्र 43% ही इसका संवर्धन करता है, यानी 43%। इसके बाद बात करें तो कनाडा की बात है। कनाडा के पास 8% यूरेनियम का भंडार है, जिसमें ये 13% ही संवर्धन करता है। अब इस दृष्टिकोण से देखें तो भंडारण के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे बड़ा भंडार ऑस्ट्रेलिया के पास, जो लगभग 30 से 31% तक है, लेकिन इसके संवर्धन के दृष्टिकोण से 12 से 13% ही संवर्धन कर रहा है। दूसरा बड़ा भंडार अगर देखें तो कजाकिस्तान के पास है, जो कि 14% है, लेकिन संवर्धन के दृष्टिकोण से ये सबसे ज्यादा संवर्धन करता है, लगभग 43%। कनाडा 8% और संवर्धन के दृष्टिकोण से 13%। अब यहां पर संवर्धन क्या है? भंडारण तो स्पष्ट है कि इतनी मात्रा में मौजूद है, परंतु संवर्धन का मतलब होता है कितना उसकी साफ सफाई करके, रिप्रोसेस करके उसका उपयोग किया जा रहा है, यानी उसे सेल करने के लिए भी उपयोग किया जा रहा है और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि वो अपने यहाँ बिजली उत्पादित करने के लिए भी उपयोग करते हैं। अब इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा संवर्धन करने के दृष्टिकोण से कजाकिस्तान का नाम आता है, जो वर्तमान में यानी टैली के अकॉर्डिंग 2019 के रिकॉर्ड के अनुसार 43% यानी 43% संवर्धन कर रहा है, जिसके अनुसार ये सबसे ज्यादा संवर्धन करने वाले देशों में प्रथम स्थान पर आता है। एग्जामिनेशन में ये प्रश्न पूछा गया कि विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक प्रोसेसिंग, एनरिचमेंट, संवर्धन कौन सा देश करता है? तो इस संबंध में मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने उत्तर दे दिया था ऑस्ट्रेलिया, जो कि गलत था। ऑस्ट्रेलिया के पास सबसे बड़ा भंडार है, लेकिन वह इसका बहुत कम मात्रा में प्रयोग करता है, इसे सेल करता है। क्यों? क्योंकि वह समझता है कि इसका दुष्परिणाम, इसका दुरुपयोग ना हो। लेकिन कजाकिस्तान इससे अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के दृष्टिकोण से विश्व के कई देशों को इसे सेल आउट करता है और अपने भी ऊर्जा के उत्पादन के संबंध में यूरेनियम का बहुतायत प्रयोग करता है। इस प्रकार से अगर संवर्धन के दृष्टिकोण से देखें तो नंबर 1 है कजाकिस्तान, नंबर 2 है कनाडा और नंबर 3 है ऑस्ट्रेलिया।
लेकिन भंडारण के दृष्टिकोण से देखें तो नंबर 1 है ऑस्ट्रेलिया, नंबर 2 है कजाकिस्तान और नंबर 3 है कनाडा। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत के पास जो मात्रा है, मात्रा भंडार, वो विश्व के यूरेनियम का लगभग मात्र 1.5%, यानी आप समझ सकते हैं 1.5%। संवर्धन के दृष्टिकोण से भारत 0.57% ही संवर्धन करता है। वहीं हम पाकिस्तान की बात करें, जिसने अपने रिकॉर्ड के अनुसार यह स्पष्ट किया है कि वह उसके पास भंडारण के दृष्टिकोण से 1.6% है और वह इसका संवर्धन मात्र 0.08% ही करता है। अब मैंने आपको यूरेनियम के संदर्भ में यहाँ पे कई एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए।